हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल GCSU एजुकेशन अड्डा पर। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि मैं सुपर डेट के लिए 6वां भाग और यानी कि इसमें जो बाल मनोविज्ञान है यानी कि CDP है, वो मैं आपको प्रैक्टिस तौर पर कवर कराने का प्रयास करूँगा। तो दोस्त ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ और आप पढ़े होंगे तो प्रैक्टिस ज़रूर कर पा रहे होंगे, और आप ज़रूर देखने का प्रयास करें कि आप कितना में कितना कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार हमारे चैनल पर उपस्थित होने के लिए सभी को। और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा और आप कुछ सीखेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये देखने के बाद इसमें ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं, फिर भी आप लोग एक लाइक और एक चैनल सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते हैं, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी तभी आपको मिलेंगे। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त, हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है और आप इसमें से देखने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन कौन सा सही होगा। ठीक है, तो आप देखिए। ठीक है, आप देख लीजिए। तो दोस्त इसमें देख सकते हैं कि दिया है व्यक्तित्व, वहाँ पर देखते रहिएगा आप। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, यह कथन किसका है? तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें ये दिया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का, यानी जो व्यक्ति होता है उसकी जो क्वालिटी होती है उस चीज़ का कौन सा रूप है। तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसने कहा, ये कथन जो कहा है किसने कहा एक्चुअल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप वाटसन, रॉस, फ्रायड और गिलफोर्ड। तो ये जो व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में जो बात की गई है, ये JP गिलफोर्ड के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉक्टर। अरे भाई चल क्यों नहीं रहा ये? डी फॉर डॉक्टर, अजीब हाल है। हाँ अब लॉक हो गया, डी फॉर डॉक्टर यानी JP गिलफोर्ड, डी। आप यहाँ पर आंसर देख पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, देखिएगा। अब इसमें हम लोग तो गिलफोर्ड जी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा इसमें क्या क्या ऑप्शन है देखिएगा, वाटसन, रॉस, फ्रायड और JP गिलफोर्ड। अच्छा एक मैं बात बताऊँ आपको, यहाँ पर गिलफोर्ड तो होगा व्यक्तित्व के बारे में, लेकिन फ्रायड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, किसके बारे में? फ्रायड की। यहाँ पर अगर फ्रायड के बारे में बात करते हैं तो ये फ्रायड से यहाँ पर क्वेश्चन उठता है और क्वेश्चन आता है जो, तो फ्रायड से भी देखने का समझने का प्रयास करिएगा कि जो फ्रायड होते हैं यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक ना। अच्छा फ्रायड के बारे में बता दूँ तो कुछ चीज़ें थोड़ा फ्रायड के बारे में आप पढ़ लीजिए ताकि आपको काम करेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को देखने का प्रयास कीजिए। मैं इसको यहाँ पर कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अच्छा देखिएगा, इसमें दिया है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड ने कितनी चीज़ों, यहाँ पर तीन चीज़ों के बारे में उल्लेख किया, और वो उल्लेख क्या है दोस्त देखिएगा। यहाँ से आपसे पूछा जाए, देखिएगा सिगमंड फ्रायड ये निवासी कहाँ के थे? देखिए प्रतिपादक इसके मतलब कि जो हैं वो कौन है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड। अच्छा ये कहाँ के रहने वाले हैं? मूल निवासी देखिएगा ऑस्ट्रिया यानी वियना के रहने, ऑस्ट्रिया। ठीक ना, वहाँ के रहने वाले हैं। और इनका जो डेट दिया है 1856 से 1939 तक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा ये देखिए, यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया है। थोड़ा मैं यहाँ पर चीज़ों को बताने का प्रयास कर दूँ आपको। देखिएगा यह सिद्धांत यहाँ पर देखिएगा, यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मन के तीन रूप यानी कि स्तर को बताएं। मन के कौन? चेतन मन, वाला क्या होता है देखिएगा, इसमें दिया भी है चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो देखिएगा जो चीज़ें आप पढ़ते हैं, जो चीज़ें आप लिखते हैं, जो चीज़ें सुनते हैं, सब चेतन अवस्था में ही सुन करते हैं। क्यों? ठीक ना। तो ये देखिएगा चेतन मन,
अर्धचेतन मन और अचेतन मन। यहाँ से पूछ लेता है, इस चीज़ को एक दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि किसने दिया है और किसने कहा है, किसका कथन है। तो किसका है भाई? सिगमंड फ्रायड का। अच्छा, इसमें क्या क्या है दोस्त, यहाँ देखिएगा थोड़ा। इसमें दिया है चेतन मन, ठीक है। यह मन वर्तमान से संबंधित है, यानी कि वर्तमान समय में जो कार्य आप करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, किसी चीज़ को करते हैं, वो चेतन अवस्था के अंतर्गत ही करते हैं। हाँ, अब ऐसे थोड़ा नहीं है कि आप किसी को गाली दे दिए उसके बाद बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो चेतन अवस्था में था, अचेतन अवस्था में था, सो गया था, उसमें गाली दे दी, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। सेकेंड चीज़ देखिएगा दोस्त, इसमें दिया है कि जो इसमें सेकेंड चीज़ इसमें आपको दिया है अर्धचेतन मन, ऐसा मन जिसमें याद होते हुए भी याद न आए। कोई भी चीज़ जब मन पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो यह कोई भी चीज़ याद आ जाता है। यानी कि कभी कभी आप देखते हैं कि सपोज दैट आप बैठे रहते हैं, आपके बगल से कोई गुजर जाता है, चला जाता है। गुजरने का मतलब कि वहाँ से निकलना, ठीक है, निकल जाता है या चला जाता है। तो आपसे कोई आकर पूछ रहा है कि भाई हमारे दोस्त को आपने देखा है, तो आप कहते हैं कौन कौन कौन, इस तरह से। लेकिन कुछ समय के बाद ज़्यादा अगर थिंकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अब ज़्यादा सोचने का प्रयास करते हैं, तब कहते हाँ हाँ मैंने तो देखा है, एक्चुअल वो इधर से ही जा रहे थे। तो ऐसे होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अर्धचेतन के अंतर्गत ही आएगी, ठीक ना। अच्छा, चेतन मन देखो, यहाँ पर पहला क्या था? चेतन मन, अर्धचेतन मन। और तीसरा जो होता है भाई अचेतन मन होता है। क्या होता है? अचेतन मन। यहाँ पर देख सकते दिया है जो मन चेतना में नहीं होता, मतलब कि आप अचेत अवस्था में चले गए हैं, आपको कुछ पता नहीं है, कोमा, जैसे लोग कोमा में चले जाते हैं, ठीक है। तो जो मन चेतना में नहीं होता है, यह दुखी दुस्मित इच्छाओं का भंडार होता है, ठीक ना। ये चीज़ें जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें होता है। मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। अच्छा, पहले तो ये तो आप मन के आधार पर तो इसको समझ लिए, चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन। अचेतन का मतलब पूरी तरह से अचेत अवस्था में चला जाए, ठीक है। अब यहाँ देखो, मन के आधार पर फ्रायड ने व्यक्तित्व को, जो पर्सनालिटी होती है, इस पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा है। क्या क्या होता है देखिएगा, इदम, अहम और परा अहम। तो इदम देखिएगा, इदम यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम लग जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा देख लेते। इदम, अहम, पराहम। इदम क्या होता है भाई? देखो, आईडी होता है, उसके बाद ईगो होता है, सुपर ईगो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग बात करें, देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। जो इदम होता है ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। यह अचेतन मन से जुड़ा होता है। कौन? इदम। ये अचेतन मन से जुड़ा होता है। काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है, और जो काम की प्रवृत्ति होती है, जो एक्टिविटी होती है, ये सबसे बड़ा सुख का कार्य है, ठीक है। इदम पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा है। ईगो, इदम क्या यहाँ पर ईगो बताया गया है। ईगो जो अहम द्वारा नियंत्रित होता है, इसको कौन नियंत्रित करता है? अहम, ठीक ना। देखिएगा, अहम इसको क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। अच्छा, थे फिर आओ, तो ये तो इदम हो गया। अब अहम के बारे में हम लोग बात करते हैं। अहम क्या होता है? देखिएगा, इसमें वास्तविकता पर आधारित होता है। ये किस पर आधारित होता है? वास्तविकता या रियलिटी पर आधारित होता है। यह अर्धचेतन मन से जुड़ा होता है। अर्धचेतन मन, समझ रहे हैं ना, मतलब कि आधा, जहाँ पर चेतना आए, जैसे कोई चला गया आपके बगल में, पूछे कौन गया? मेरा दोस्त गया, ऐसे, ठीक है। इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है। इसमें उचित यानी सही करने का और गलत करने का ज्ञान पता मतलब कि रहता है, ठीक ना। यह मानवतावादी से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानवतावादी से। अब हमने आपको इदम बताया, अहम बताया, और अब बताएंगे सुपर ईगो, परा अहम। अब ये पूछता है किसका है, तो बता दे सीधा सिगमंड फ्रायड। अब पूछे कितने भागों में बांटा? इदम, अहम, पराहम, 3 भागों में। अब मन के आधार पर चेतन, अचेतन, अचेतन मन, ठीक है। अच्छा देखिए, यह आदर्शवादी सिद्धांत है। सबसे पहले कौन है? सुपर ईगो। ये सबकी देख रेख करता है, ये सुपर ईगो, और आईडी और ईगो पर निर्धारित करता है। जो इदम होता है और अहम होता है, इस पर क्या होता है? निर्धारित करता है। इन दोनों को निर्धारित करता है। यह पूरी तरह सामाजिकता और नैतिकता पर आधारित होता है। यानी कि सामाजिक की मूल कर्तव्यों, यानी सामाजिक की जो चीज़ें हैं, समाज से जुड़ी हुई हैं, सारी चीज़ों को क्या करता है? देख रेख करता है। और नैतिकता माने कि नैतिक भावना क्या है, ये सारी चीज़ों पर क्या करता है? देख रेख करता है। यह चेतन मन से जुड़ा है। इसमें प्रवृत्ति होती है। इसमें जो प्रवृत्ति होती है क्या होती है? इसमें आधारित होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात सुनिएगा, एक ये चीज़ तो आप जान गए,
एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये इसमें बताने के बाद मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ऑडिपस, देखिए सुनिए, यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें उसको पूर्ण रूप से कंफर्म करा दूँ कि ऑडिपस नामक एक बालक ने, ऑडिपस नामक एक बालक ने अपने माता की सहायता से अपने पिता की हत्या करके अपने माता से विवाह कर लिया। इसलिए बच्चों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है, और बच्चे अपने माँ से ज़्यादा प्रेम करते हैं। अच्छा, सेकेंड थिंग्स, इलेक्ट्रा नामक एक, ठीक है, इलेक्ट्रा नामक एक लड़की ने, इलेक्ट्रा नामक एक बच्ची ने या लड़की ने अपने पिता की सहायता से अपनी माँ की हत्या करके अपने पिता से विवाह कर लिया। इसलिए बच्चियां और लड़कियों का ज़्यादा प्रेम पिता में दिखाई पड़ता है। ये चीज़ें यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होने के कारण अपनी माता को अधिक प्यार करते हो। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें यहाँ पर कन्फर्म करा रही है। अच्छा, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वे अपने पिता से अधिक प्यार करती हैं। ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, अब दोस्त हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। ओह सॉरी, कहाँ गया यार, इस ख़त्म हो गया। अच्छा, इसको तो मैं हटा ही दिया हूँ, अब जाएगा, बगेगा। अच्छा, आओ सेकंड क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करिए। तो दोस्तों देखिएगा, इसमें आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा कि शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं का अध्ययन करता है। कौन अंतर्निहित क्षमताओं का अध्ययन करता है? शैक्षिक। अच्छा, ये होगा आपका? नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। व्यक्तिगत क्षमताओं का? नहीं जी। समूह की भिन्नताओं का? नहीं जी, रॉन्ग। व्यक्तिगत भिन्न, हाँ व्यक्तिगत, जो शैक्षिक मनोविज्ञान होता है ये अंदर की जो क्षमता है इस चीज़ का कौन सा अध्ययन करता है? व्यक्तिगत भिन्नता की। सभी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता है, तो आप इसको समझ पाएंगे, ठीक ना? तो ये चीज़ें होती हैं, तो समझ गए दोस्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहाँ गया? ओह सॉरी, तो यही भाग रहा, तुम यहाँ रहो ना भाई। हाँ देखिए, थर्ड क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजी एंड सीडीपी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? कौन सी विधि है भाई? देखो, प्रश्नावली, कौन सा यहाँ पर प्रश्न पूछने की तो बात होती नहीं। जीवन इतिहास विधि, अच्छा जीवन के इतिहास के बारे में तो यहाँ बात नहीं कीजिएगी। अच्छा, प्रयोगात्मक विधि, क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पर? नहीं। अच्छा, तो जब नहीं करेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? तो अंतर्दर्शन विधि। कौन सा? अंतर्दर्शन विधि, जो अंदर से क्या करें, उस चीज़ का आप दर्शन करें, उस चीज़ का आपको दर्शन हो जाए, ठीक ना? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझना है। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। अब हम लोग बात करते हैं स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक। अच्छा दोस्त देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पढ़िएगा। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 मुख्य आधार बताए हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 मुख्य आधार बताए हैं। कौन कौन बताए हैं दोस्त? देखिएगा, इनमें से कौन सा आधार असंगत है? संगत नहीं, असंगत, यानी कि यहाँ से सभी से अलग माना जा रहा है इसको। अच्छा, संवेदी गामक अवस्था, नहीं जी ये तो सही है, संवेदी गामक अवस्था, ये तो चाहिए, चौथा है ना? हाँ चौथा। तो संवेदी गामक अवस्था, तो ये तो संगत है, ये तो है, आपको मैं अभी बताऊंगा, जस्ट इसके बाद जो है ना इसका आंसर दिखाने का प्रयास करूंगा। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जी ये संगत है। मूर्त संक्रियात्मक, तीनों देखिएगा, ये जो थर्ड है ये तीनों सही होंगे इसमें, ये देखो ये देखो ये देखो, लेकिन ये अनौपचारिक अवस्था वाला नहीं होगा, यानी चौथे का सी वाला नहीं होगा, तो इसलिए आपका क्या होगा? ये आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओह, सी आपका क्या होगा दोस्त? करेक्ट हो जाएगा। देखो, इस सपोज दैट सी आपका करेक्ट हो जाएगा और बाकी सब क्या होंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर असंगत पूछा है ना, इसलिए ये करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, जस्ट आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा, इसमें दिया हुआ है दोस्त कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने अवस्थाओं में विभाजित किया? 4 अवस्थाओं में। पहला संवेदिक पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। पहला संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, यानी कि प्री
ऑपरेशनल, ये जो होता है आपका 2 से 7 वर्ष होता है। अच्छा, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक होता है ये, 7 से 12 वर्ष, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ये चीज़ें होती हैं 7 से 12, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 12 से 15 वर्ष का होता है। तो इन्होंने 4 चीज़ें बताई थी, जो आगे क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आप जानने का प्रयास किए हैं। देखिएगा ये जो क्वेश्चन था इसमें 4 चीज़ें जीन पियाजे ने क्या किया है, बताया है। ठीक है, अब जस्ट हम लोग आगे चलने का प्रयास करते हैं दोस्त। अच्छा, आगे चलिए, सीसू के यहाँ पर देखने का प्रयास करिएगा। अच्छा देखिएगा दोस्त, शिशु के अस्थायी दांत, दूध के दांत, जो अस्थायी दांत और दूध के दांत होते हैं, ये सामान्यतः कब निकल के चले आते हैं, कब निकल के चले आते हैं? तो तीसरे चौथे महीने में नहीं जी, जन्म के पहले नहीं जी, जन्म के पहले थोड़े नहीं आते हैं, ऐसे तो संभव नहीं है। अच्छा, दूसरे वर्ष में भी नहीं दिखाई देते हैं, तब कब दिखाई देते हैं? 7वें 8वें महीने में। कब निकल के आते हैं दोस्त? 7वें 8वें महीने में शिशु के जन्म के अस्थाई, जो शिशु के अस्थाई दांत होते हैं, यह क्या होते हैं? जो दूध के दांत जिसको बोला जाता है, वो 7 से 8 महीने में आपको दिखाई देते हैं या निकल जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जस्ट आगे चलते हैं। वाटसन ने नवजात शिशु में कितने संवेग को बताया? देखिएगा, किन संवेगों को बताया, कितने नहीं, किन संवेग को बताया। अच्छा देखिए, वाटसन महोदय जो थे, इन्होंने जो बच्चों में संवेग उत्पन्न होते हैं किसी में, देखो संवेग एक ऐसा चीज़ है दोस्त, संवेग एक ऐसा चीज़ है जो संवेग अगर न रहे तो समझिए कि कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि संवेग का साथ प्रसन्नता, हमेशा हम लोग प्रसन्न रहते हैं, ये संवेग हो गया। हमेशा उत्तेजित, यानी कि उत्तेजित मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, उत्तेजित रहते हैं, ये भी एक संवेग हो गया। क्रोध, भय, डर, घृणा, ये सब क्या है? संवेग हैं। तो संवेग के अंतर्गत वाटसन ने नवजात शिशुओं में जो संवेग बताया, ये कितने बताया भाई? सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि उसके अंदर क्या होने चाहिए? उसके अंदर जो होता है भय, क्रोध और स्नेह, मतलब भय डरने लगता है, क्रोध कभी कभी क्रोधित होकर के, अभी मान लीजिए कि आप उसका कोई सामान ले तो क्रोधित होकर आपको ईंट पत्थर उठा के आपको मारने लगेगा। ठीक है, स्नेह कभी कभी क्या करता है, अपने माँ से प्रेम करने लगता है, कभी कभी अपने पिता से प्रेम करना, कभी दोस्तों अपने मित्र मंडलियों में प्रेम करने लगता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर वाटसन महोदय ने बताया, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है। ठीक है दोस्त, जस्ट आगे चलते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिएगा कि अधिगम सोपान की ओर आर्यम गै ने कितने वर्गों में विभाजित किया? दिस इज द वेरी, हाँ, तो दोस्त अधिगम सोपान की ओर को, अधिगम सोपान की को आर एम गै ने कितने वर्गों में विभाजित किया? तो सीधा सीधा हम बता दें आपको, तो यहाँ पर आपका 6 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, कितने वर्गों में विभाजित किया? 8 वर्गों में विभाजित किया। अब आपको समझ में आ रहा है? अच्छा आगे चलते हैं, जस्ट हम लोग थोड़ा यहाँ से मैं सही कर लूँ। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अच्छा दोस्त, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित कौन करता है? बच्चों का सामाजिक सबसे बड़ा, उसको सामाजिक परिवेश को क्या करता है? विकास करने का काम करता है। यानी कि बच्चे जब अपने समाज में घूमते हैं तो वहाँ की बोलचाल, खान पान, रहन सहन, चाल ढाल, देख रेख, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं? उस चीज़ों सीखते हैं और उसके तब अट्रैक्ट होते हैं और चीज़ों को क्या करते हैं? समाज से सीख लेते हैं। तो देखिए बच्चों के सामाजिक, एक मिनट यहाँ थोड़ा मैं सही कर लूँ इसको, हाँ अब देखिए, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, तो आर्थिक, ये जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, इससे तो कोई मतलब को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। अच्छा, शारीरिक तत्व, ये भी नहीं होगा। वंशानुगत तत्व, और क्या दादा दादी के तौर पर, मतलब कि परदादाओं के तरफ पे ही सारी चीज़ें चली आ रही, ऐसे कुछ नहीं है। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है मेरे भाई, वो कौन है? सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, यानी कि जो समाज में हमारे जो परिवेश में जो चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों से बच्चे क्या होते हैं? जाते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा, इफेक्ट होते हैं। ठीक ना, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बुद्धि की विशेषता नहीं है। ओहो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बुद्धि से हमेशा क्वेश्चन आता है। ये देखिए सुपर टेट है भाई, मैं आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास करूँ, जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कितना भी पढ़े हो लेकिन प्रैक्टिस न करो तो मेरे दोस्त कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ाई का। इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करिए। बुद्धि की विशेषता नहीं है। बुद्धि की विशेषता कौन नहीं है? देखो, बुद्धि की विशेषता, बुद्धि सीखने की क्षमता है। सही बात है भाई, ये तो है, बुद्धि सीखने की क्षमता, ये तो है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति होती है।
बहुत अच्छा। देखो बुद्धि जन्मजात होती है, लेकिन कुछ पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है, तो खैर छोड़िए, विवादित चीज़ों पर नहीं जाना है हम लोग को। तो बुद्धि एक जन्मजात शक्ति होती है, ये भी बात सही है। अच्छा, बुद्धि मूर्त चिंतन कैसे है भाई? बुद्धि ऑटोमेटिक थोड़े नहीं, थोड़ा उसको प्रयास करके सीखना भी तो पड़ता है। नहीं तो अगर आपके पास सारी चीज़ों के पास, अगर आपके पास सारी चीज़ों का मतलब कि जानकारी है, तो आप विद्यालय क्यों जाते हैं? क्यों वहाँ पर जाकर सीखते हैं? आप दूसरे से क्यों पूछते हैं? अपने टीचर का सहारा क्यों लेते हैं? स्वयं नहीं अब सीख जाते? तो देखिएगा, कुछ जो चीज़ें सीखने होती हैं तो अमूर्त चिंतन नहीं है भाई, ये हमारी बुद्धि। देखिए, बुद्धि सीखने की क्षमता है, जी हाँ। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, जी हाँ। बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का समूह है, जितनी योग्यताएं हैं सबका एक समूह है, सही बात है, ये भी सही है। लेकिन ये चीज़ें नहीं सही हैं। कहाँ गए, एक मिनट, थोड़ा सा, ये नहीं सही है। इसलिए क्या होगा दोस्त, इसलिए जो आपका क्यों भाई, तुम क्यों परेशान कर रहे हो? ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए सी सही होगा, बाकी मतलब कि रॉन्ग हो जाएंगे। रॉन्ग का मतलब वो सही है, ये गलत है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछता है उसी डायरेक्शन पे चलते हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये चीज़ें हो गई, तो आप ये भी समझ गए होंगे। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विकास के संबंध में गलत कथन है। अब बताओ इंपॉर्टेंट चीज़, विकास के संबंध में गलत कथन। दिशा सिर से पैर की ओर होती है, सिर से पैर, हाँ ठीक, ये सही है, सिर से पैर की तरफ होती है। अगर यहीं पर पैर से सिर दे दे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है विकास, सार्वभौमिक यानी कि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, लेकिन विकास अनंत तक चलती है, यानी कि अनिश्चित समय तक चलती है, अनंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक ना। तो ये चीज़ें, ये भी सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये भी सही बता रहा है। अच्छा, वर्तालकार, ठीक ना, वर्त लकार गति, ये भी सही है, वर्त लकार गति भी सही है, लेकिन ये सही नहीं, विशिष्ट से सामान्य की ओर बुद्धि नहीं, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती, तो ये चीज़ें गलत होगा। इसलिए आपका क्या होगा, देखो, इसलिए आपका सब मतलब कि गलत होंगे और ये आपका सही हो जाएगा। अरे यार, ये सही होगा। पेंसिल कहाँ से चलने लगा यार। खैर चलिए, थोड़ा मैं इसको सही कर लूँगा। लो भाई, हाँ चल, ठीक है। ये चीज़ें हो गई दोस्त। तो दोस्त इतना चीज़ें थी, प्रैक्टिस थी, और आसान है, मैं विश्वास करता हूँ कि जितना मैं आपको बताया हूँ ये सारी चीज़ें आपको पूरी समझ में आई होंगी और आप पूरी चीज़ों को समझ गए होंगे। और आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट, इतना मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप ज़रूर करेंगे। और भाई आप लोग, इतना लोग हो, इतनी संख्या होते हुए भी हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, तो थोड़ा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि थोड़ा इस चैनल, ये जो मैं बताया हूँ इन चीज़ों को थोड़ा दूसरे ग्रुप में, मैसेज में, अपने चीज़ों पर सेंड करने का प्रयास करें, ताकि हमारा चैनल बढ़े, पब्लिसिटी बढ़े, और मैं आपके लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करूं और आप भी सुपर टेट क्वालिफाई करें और आपका अच्छा मार्क्स आए और आपको जीवन में नौकरी मिले। ठीक है दोस्त, तो थैंक यू। ये बताते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं ये प्रैक्टिस 4 था और मैं प्रैक्टिस 5 जल्द आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। और जो चीज़ें हैं, अगर किसी चीज़ की आपको आवश्यकता है, नोट्स की या बुक की, तो मैं यहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज में ऑलरेडी यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ IAS PCS के लिए। और किसी चीज़ की आवश्यकता है तो ज़रूर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर है, मेरा नंबर ज़रूर इसमें कहीं होगा, देख लीजिएगा, या मैं खुद आपको दे देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 97, अच्छा चल ही नहीं रहा है तो रुक जाइए, मैं बता दे रहा हूँ दोस्त, 9795 2003737, यहाँ पर लिखना 6, ये मेरा नंबर है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। जो चीज़ें पूछना आप आस्था है वो निसंदेह, बिंदास, बेडर, निफिक्र आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।